अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग। अच्छा, तो लास्ट टाइम तक जो हमने अपनी साइट को डिज़ाइन कर लिया था और उसमें कुछ ब्लॉग पोस्ट वगैरह ऐड करके हमने कुछ एक बेसिक सा होम पेज डिज़ाइन कर लिया था। और मैंने आपसे कहा था कि आपने इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करके एक कंप्लीट पेज इसको डिज़ाइन कर लेना है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास एक साइट रेडी हो गई, तो हमने उसकी स्पीड किस तरह से चेक करनी है और उसको स्पीड को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो देख लेते हैं कि हम किस तरह से अपनी साइट की स्पीड को चेक कर सकते हैं। स्पीड को चेक करने के लिए हमारे पास जो दो बेसिक चीज़ें हैं वो हैं, एक हमारे पास है जीटी मैट्रिक्स। आपने गूगल पे आके सर्च कर लेना है जीटी मैट्रिक्स। इसको हम ओपन कर लेते हैं। और जो दूसरा है वो है गूगल का पेज इनसाइट। इसको पेज इनसाइट्स सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें, पेज स्पीड इनसाइट। तो ये हमारे पास जीटी मैट्रिक्स ओपन हो गया और साथ में ये हमारे पास गूगल का पेज स्पीड इनसाइट ओपन हो गया। अब आपने, अगर आपकी साइट लाइव है तभी आप उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन चेक कर सकते हैं, उसकी स्पीड वगैरह एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसको लोकल सर्वर के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है। सो हम किसी दूसरे एक रैंडम सा यूआरएल लेते हैं और उसका स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। ये एक साइट है, वर्डप्रेस के ऊपर होस्टेड है। तो हम जो है ना इसकी स्पीड को एनालाइज कर लेते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं जो चेंजिंग करने की ज़रूरत है, हम इसको कॉपी करते हैं और पेज इन साइट के ऊपर आके इसका यूआरएल देंगे और एनालाइज के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये उसका जो डाटा है फैच कर रहा है। जब तक ये डाटा फैच करता है ये थोड़ा 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। तब तक हम जो है ना दूसरा जो जीटी मैट्रिक्स है वहाँ भी हम इसका सेम यूआरएल पेस्ट करके इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ओके, अभी ये भी इसको एनालाइज कर रहा है। तो जो हमारे डेस्कटॉप के है इस साइट के लिए, वो देखें जो उसकी परफॉर्मेंस है वो 80 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। एक्सेसिबिलिटी ये भी अच्छी है। बेस्ट प्रैक्टिस ये 100 है, ये वेल एंड गुड है। और जो हमारी एसईओ है इस साइट की वो 92% है, विच इज़ मच बेटर। ओके, तो उसके बाद इसमें जो जो चीज़ें इम्प्रूव करने वाली हैं वो भी इन्होंने इधर मेंशन कर दी हैं। ये देखें, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हैं वो आपको दिखा रहा है कि जब आपकी साइट लोड हो रही होती है तो वो किस तरह से लोड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाइट पेज आ रहा है, देन उसके बाद ये हेडर का कलर वगैरह लोड हुआ, उसके बाद ये हमारा फॉन्ट लोड हुआ, देन उसके बाद ये इस तरह से हमारे पास लोड हो गया। अब जो है वो इसकी कुछ चीज़ें बता रहा है जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी स्पीड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। हमारी साइट्स जो है ना ज़्यादा फास्ट लोड हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये देखें, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग का दे रहा है कि आपने जो थर्ड पार्टी रिसोर्सेज यूज़ किए हुए हैं, प्लगइन्स वगैरह, वो फाउंड वगैरह दूसरी साइट से लोड कर रहे हैं, तो ये रेंडर ब्लॉकिंग ज़्यादा हो रही है। आप जो है ना वो फाउंड फैमिलीज वगैरह जो है अपनी साइट से लोड कराएं। उसके बाद दूसरी चीज़ है रिड्यूस अनयूज्ड सीएसएस, कि आपने जो एक्स्ट्रा सीएसएस है जो आपने यूज़ की, जो प्लगइन्स के थ्रू आई, कुछ थीम्स के थ्रू आई, हमने वो सीएसएस यूज़ नहीं की, बट वो लोड हो रही है, जिसकी वजह से भी हमारा जो है ना जो लोड टाइम है वो बढ़ रहा है, हमारी साइट की स्पीड स्लो हो रही है। सेम फॉर जावास्क्रिप्ट के अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, वो जावास्क्रिप्ट डिफरेंट सोर्सेज से आ रही होगी, कोई थीम से आ रही होगी, कुछ प्लगइन से आ रही होगी, जिसकी वजह से हमारे जो है ना साइट लोड होने में टाइम ज़्यादा ले रही है। जो इसकी अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट है वो लोड होने में 0.16 सेकंड से ले रही है। उसके बाद ये दूसरी चीज़ें भी इस तरह से आ रही हैं कि जो वेब फाउंट है वो लोड होते टाइम अनविजिबल रहता है। उसके बाद जो है इमेज का जो हाइट और विड्थ है वो सही तरह से इसको एडजस्ट नहीं किया गया। तो ये जब आप एनालाइज करते हैं तो इस सारी चीज़ें आपने देख के इनको फिक्स करना होता है। अब जो दूसरा है, ये दूसरा भी हम देख लेते हैं। ये दोनों का थोड़ा बहुत मेथड चेंज होता है और ये आप एक दो बार टेस्ट करेंगे तो ये 1-2% ऊपर नीचे भी आ सकता है। ये चीज़ वेरी करती है इंटरनेट स्पीड के ऊपर। और
दूसरी जो चीज़ें हैं। ओके, अब ये कुछ चीज़ें ये भी बता रहा है कि किस तरह से आपने इसको मिनिमाइज करना है और अपनी स्पीड को ज़्यादा इंक्रीज करना है। सो सबसे पहले हम जो है ना अपनी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप करने चाहिए जिनसे जो हमारी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट लोड हो। तो उसके लिए हम एक प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे। हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में जाने के बाद प्लगइन्स में जाएंगे और ऐड न्यू करेंगे। और उसके बाद हम क्योंकि एक पेड प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमने अपलोड कर लेना है। अपलोड प्लगइन ब्राउज करना है और ये मैंने डाउनलोड्स में इसको रखा हुआ है। ये WP रॉकेट का प्लगइन, इसको हम ओपन कर लेंगे और इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो प्लगइन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने जस्ट एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा जो प्लगइन है WP रॉकेट का वो ये देखें एक्टिवेट हो चुका है। अब हमने इसकी कुछ ऑप्टिमाइजेशन करनी है, कुछ इसमें चेंजिंग करनी है, चेंजिंग अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम जो है ना जाएंगे इधर सेटिंग में। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ ओपन हो गई है। आप प्लगइन्स में सेटिंग के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करके भी आ सकते हैं या फिर सेटिंग में ये सबसे लास्ट में WP रॉकेट है ऑप्शन, इधर से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इसने जो ये डैशबोर्ड है ये कुछ शो करा रहा है। अब हमने वन बाय वन चीज़ें जो है ना सेटअप करनी है। सबसे पहले है बेसिक कैशे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए इनेबल कैशे फॉर मोबाइल डिवाइसेस, इसको जो हम सेपरेट कैशे फाइल्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस इसको हम चेक कर देंगे। और उसके बाद ये जो इसका टाइम है कि जो आपकी CSS है वो कितने टाइम तक कैशे की सूरत में लोडेड रहे और उसके बाद उसको रिफ्रेश करे। ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 आवर्स होती है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये जो 10 आवर्स है ये सबसे बेस्ट है। सो इसको हम इसी तरह से रहने देते हैं और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके, ये हमारी सेटिंग सेव हो गई। अब हमने नेक्स्ट में जाना है फाइल ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हमने जो मिनीफाई है HTML इसको कर लेना है, रिमूव क्यूरी स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैटिक सोर्स। उसके बाद मिनीफाई CSS फाइल को कर लेना है। ये जो है ना आपको वार्निंग शो करा रहा है कि आपकी इस एक्टिवेशन की वजह से कुछ CSS में इश्यूज आ सकते हैं, आपकी साइट ब्रेक डाउन हो सकती है। तो परेशान नहीं होना, अगर ऐसा होने से आपकी ये मिनीफाई CSS फाइल करने की वजह से कोई फाइल वगैरह ब्रोकन हो रही है तो आपने जस्ट आके इसको अनचेक करना है और आपकी साइट जो है ना दोबारा से ठीक हो जाएगी। उसके बाद कंबाइन CSS फाइल, इसको भी हम एक्टिव कर लेते हैं और इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी, इसको भी हम चेक कर देते हैं। उसके बाद मिनीफाई जावास्क्रिप्ट फाइल, इसको भी हम ओके कर देते हैं। देन उसके बाद कंबाइन जावास्क्रिप्ट फाइल, इसको भी हम ओके कर देते हैं। ये सारे बॉक्सेस आपने चेक कर लेने हैं। देन उसके बाद लोड जावास्क्रिप्ट रेफर, इसका मतलब ये होता है कि पहले जो आपकी टेक्स्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें लोड हो जाएंगी, उसके बाद जो है ना आपका जावास्क्रिप्ट लोड होगा ताकि आपकी साइट की स्पीड इंक्रीज हो सके। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो ये जो हमारी फाइल से रिलेटेड सेटिंग थी ये भी ओके हो गई। अब हमने आ जाना है मीडिया में। मीडिया में जो इनेबल है लेजी लोड, इसको भी हमने एक्टिवेट कर लेना है। आई फ्रेम और वीडियोस का भी जो है ना लेजी लोड हमने एक्टिवेट कर लेना है। लेजी लोड एक्चुअली होता ये है कि आप जब कोई भी पेज ओपन करते हैं तो उसके ऊपर मौजूद जो कलर्स होते हैं और जो टेक्स्ट होता है वो पहले लोड हो जाता है, देन उसके बाद इमेजेस वगैरह
लोड होती हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट अब लेटेस्ट वर्ज़न आ रहे हैं वर्डप्रेस के, उसमें भी सेम फंक्शनैलिटी यूज़ की जाती है। लेज़ी लोड लगाया जाता है इमेजेस के लिए कि इमेजेस का साइज़ ज़्यादा होता है, अगर वो पहले लोड हो जाएँ तो आपका जो टेक्स्ट वगैरह है वो लेट लोड होता है, जिससे हमारी साइट वगैरह गुड लुकिंग नहीं होती और लोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है, इंटैक्ट करने में टाइम लगता है। सो हम जो इनेबल है लेज़ी लोड इमेजेस के लिए कर लेंगे, आईफ्रेम और वीडियोस के लिए भी कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे। ओके, अब हमने नेक्स्ट आना है प्रीलोड की तरफ। तो ये जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हम इसको इसी तरह से रहने देते हैं, एडवांस रोल्स को भी इसी तरह से रहने देते हैं। अब हमने नेक्स्ट करना है डेटाबेस की ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हमने जो रिविजन्स वगैरह हैं, हमने जब साइट बनाई थी तो उसमें कुछ रिवीजन की, बार-बार चेंजिंग वगैरह की, तो उससे जो है ना डेटाबेस के ऊपर थोड़ा-सा लोड बढ़ जाता है। तो जब हमने ये सारा कुछ बना ली साइट, तो अब हमने उसको क्लीन अप करना है, डेटाबेस क्लीन अप करना है। तो उसके लिए जो रिवीजन है, मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ, और ऑटो ड्राफ्ट को भी और ट्रैश पोस्ट को भी। ये एक्चुअली क्लीन अप से जो आपकी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको क्लीन कर देगा, डिलीट कर देगा। जो ट्रस्ट कमेंट है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे, और इसको भी हम चेक कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो है ना ऑप्टिमाइज कर लेते हैं इसको। आपने ये सारे चीज़ें फंक्शनैलिटीज़ करने से पहले एक बार अपनी पूरी साइट का बैकअप ले लेना है, क्योंकि इन चीज़ों से सम टाइम आपके कुछ ब्रेकडाउन्स वगैरह आ जाते हैं, तो आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए। और बैकअप लेना भी इसी लेक्चर में हम बाद में देखते हैं कि हम किस तरह से एक साइट का बैकअप ले सकते हैं। ओके, अब हमने नेक्स्ट जो करना है, इसमें नेक्स्ट सेटिंग देख लेते हैं। डीएनएस है, आप डीएनएस भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक अगर आपने क्लाउड फ्लेयर से डीएनएस नेटवर्क लिया हुआ है, तो आप जो है ना उनको भी इनेबल कर सकते हैं। बट हमारे पास फिलहाल कोई ऐसा डीएनएस सर्वर नहीं है, हम लोकल सर्वर के ऊपर भी यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको फिलहाल स्किप कर देते हैं। उसके बाद जो हार्ट बीट है, इसको भी हम जो है ना एपीआई के लिए इसको भी हम स्किप कर देते हैं। हमारे पास इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। अब हम जो है ना टूल को एक बार देख लेते हैं। टूल में भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सेटिंग का ऑप्शन होता है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट जो हमने बेसिक सेटिंग थी डब्ल्यूपी रॉकेट के थ्रू, ये हमने कर ली। अब जो है ना इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कैशे है, वो भी एक्टिवेट हो गया। हमें कैशे का अलग से प्लग इन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ट्रिक्स थी, जिससे हमारी जो है ना साइट थोड़ा-सा फास्ट लोड हो सकती है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट की निस्बत। ओके, तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो है हम किस तरह से अपनी वर्डप्रेस साइट की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। सिक्योरिटी में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिक्योरिटी में जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ देखनी है, वो ये देखनी है कि आपके पास जो थीम्स हैं और जो प्लगइन्स हैं, वो सारे अप टू डेटेड होने चाहिए। लाइक आपने ये देखते रहना है फर्दर, जिस तरह से आप अगर अपनी साइट को मेंटेन कर रहे हैं, तो आपने एटलीस्ट एक वीक में या 10 से 15 डेज में एक बार चेक कर लेना है कि जो आप थीम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या आप प्लगइन्स जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा सॉरी कोई थीम की अपडेट वगैरह आई हुई है, तो वो आपने उसको अपडेट कर देना है। और वर्डप्रेस की भी अगर अपडेट्स आई हुई हैं, तो उसको भी आपने अपडेट कर लेना है। आप जो अपडेट्स चेक कर सकते हैं, एक तो वो आप थीम्स में आके अपीयरेंस में आके भी चेक कर सकते हैं। इधर ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा होता है अपडेट्स का। ओके, तो एक चीज़ सिक्योरिटी में भी आती है और स्पीड में भी आती है, वो ये कि आपके पास जिस तरह से आप हमारे पास एक्टिव जो थीम है वो है एस्ट्रा। हम सिर्फ एस्ट्रा थीम को यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास ये 3 और थीम भी एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ी हुई हैं। सो ये आपके स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो आपने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा थीम्स हैं उनको डिलीट कर देना है। जस्ट एक जो एक्टिव थीम है और एक बैकअप थीम, जब आपकी कोई अल्लाह ना करे ये जो थीम है वो क्रैक कर जाती है, तो एक उसकी बैकअप थीम होनी चाहिए। जस्ट उसके अलावा 2 थीम होनी चाहिए। उसकी जो इजाफी थीम है वो हम डिलीट कर देते हैं। ये जो 2022 है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, और 2021 को भी हम डिलीट कर देते हैं। हम जस्ट 2 थीम्स को रखेंगे, एक एक्स्ट्रा जो हमारी एक्टिव थीम है, और ये 2023 इसको हम एज़ अ बैकअप रखेंगे।
ओके, अब हम एक तो इधर से आके इसकी अपडेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, और प्लगइन की अगर आपने अपडेट्स करनी है वो भी आप जो है ना प्लगइन में आके चेक कर सकते हैं। प्लगइन्स के ऊपर आएंगे और इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लगइन्स का फोल्डर ओपन हो जाएगा, प्लगइन्स ओपन हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास एक प्लगइन की अपडेट आई हुई है, एलिमेंटोर के प्लगइन की अपडेट आई हुई है। सो आप जो है ना इस प्लगइन को इधर से भी अपडेट कर सकते हैं। ये देखें, ये अपडेट नाउ का बटन आ रहा है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड होता है अपडेट करने का, वो ये होता है कि ये देखें, डैशबोर्ड के ऊपर होवर करेंगे तो ये आपके पास होम और अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और इधर देखें आपके पास जो एक प्लगइन है उसकी अपडेट आ रही है, और थीम्स का नोटिफिकेशन आ रहा है कि यूर थीम्स आर ऑल अप टू डेटेड, के आपकी जो थीम्स है वो सारी अप टू डेटेड है, बट ये एक प्लगइन है जिसकी अपडेट आई हुई है। तो मैं इसको इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अपडेट प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपके पास अगर वर्डप्रेस की भी अपडेट्स आई हुई होंगी तो वो इधर शो हो रही होंगी, तो आपने उनको भी अपडेट्स कर लेना है। अभी जो प्लगइन्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं। हमने एक ही प्लगइन अपडेट करना था, सो वो हमारा प्लगइन भी अपडेट हो रहा है। अच्छा, तो जब आप कोई प्लगइन्स वगैरह अपडेट कर रहे होते हैं या थीम अपडेट कर रहे होते हैं तो ये मेंटेनेंस मोड ऑन हो जाता है। अगर हम इसको अभी रीलोड करके देखें तो ये देखें इस तरह से हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा होगा। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने थोड़ा सा वेट करना है, और जब हमारे पास ये प्लगइन वगैरह सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगे तो वो खुद ब खुद ही मेंटेनेंस मोड से ऑफ हो जाएगा। अभी हमारे पास ये हो रहा है, अब ये देखिए ये सक्सेसफुली हो गया और डिसेबल मेंटेनेंस मोड भी हो गया। अब अगर हम इसको आकर रिलोड करें तो अब हमारी साइट जो है ना सक्सेसफुली लोड हो जाएगी। सो इन केस अगर कोई आप प्लगइन वगैरह अपडेट कर रहे हैं और मेंटेनेंस मोड ऑन हो गया जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट चीज देखेंगे वो है कि आपने अपनी मेंटेनेंस किस तरह से करनी है सिक्योरिटी की। तो उसके लिए भी हम एक प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे। प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर हम आके लिखेंगे आई थीम। ओके, तो ये हमारे पास प्लगइन है जिसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन 1 मिलियन प्लस है, और उसकी जो लास्ट अपडेट आई हुई है वो 3 मंथ्स है अगो है, और ये जो कंपैटिबिलिटी है ये हमारे वर्डप्रेस के करंट वर्जन के साथ कंपैटिबल है। सो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो हमारी थीम है, आई थीम सिक्योरिटी का प्लगइन है, ये इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद हम इसकी कुछ बेसिक सेटिंग वगैरह करेंगे, जिसमें हम अपने जो यूजर वगैरह की अटेम्प्ट्स हैं, लॉगिन अटेम्प्ट्स हैं, उनको लिमिटेड करेंगे, और जो हम एडमिन यूआरएल है, लॉगिन यूआरएल है, उसको हम उसका बैकएंड को हाइड कर देंगे ताकि कोई भी उसके ऊपर अटेम्प्ट ना कर सके। और उसके अलावा एक दो चीजें और भी हैं बेसिक सेटिंग में जो अभी हम प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद देखते हैं। तो हमारे पास जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो गया है, जस्ट अब हमने इसको एक्टिवेट कर लेना है। ओके, हमारे पास जो ये आई थीम सिक्योरिटी का प्लगइन है ये भी एक्टिवेट हो चुका है, और अब अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा टैब आ गई है सिक्योरिटी की। तो हम इसमें जाएंगे और सेटअप के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, सबसे पहले आपने इधर अपनी साइट
को सिलेक्ट कर लेना है कि चूज द टाइप ऑफ वेबसाइट, आपकी किस टाइप की वेबसाइट है। हमारी जो साइट है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। और उसके बाद ये इनेबल सिक्योरिटी चेक प्रो को हमने इनेबल कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ये अपने लिए सेटअप कर रहे हैं कि अपने क्लाइंट के लिए, तो इसमें मैं माई सेल्फ के ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसको नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो इसकी बेसिक सेटिंग बाय डिफॉल्ट आ रही है, लोकल ब्रूट फोर्स अटैक से प्रोटेक्शन, नेटवर्क ब्रूट फोर्स अटैक के प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी चेक प्रो, इसको और हमने जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये भी आपने एक्टिवेट कर लेना है। फिलहाल मैं इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम लोकल के ऊपर हैं, तो ये मेल सेंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम टू स्टेप ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो लॉकआउट्स है इसके जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है हम इसको इसी तरह से रहने देंगे। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। ओके, तो जो यूजर ग्रुप्स है इसको फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद जो पासवर्ड रिक्वायरमेंट है हम इसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसको हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, नेक्स्ट जो ऑथर का है उसमें भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कंट्रीब्यूटर, ये सारे आपके जो यूजर्स होते हैं डिफरेंट सब्सक्राइबर्स, उनके पासवर्ड प्रोटेक्शन है कि वो किस तरह का प्रोडक्ट पासवर्ड चूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रेकमेंडेड सेटिंग है हम उसी के साथ जाएंगे। ऑथराइज होस्ट का मतलब ये होता है कि आप जो है ना अपनी यूजर आईडी नहीं, आईपी दे दें, ताकि आप अगर लॉगिन अटेम्प्ट इनवैलिड करते हैं तो आपको कहीं वो ब्लॉक ना कर दे। आपने अपनी इधर आईपी चेक करके ऐड कर देनी है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ईमेल एड्रेस, इसको फिलहाल हम एम्प्टी रहने देते हैं, कंटिन्यू कर देंगे और सिक्योर साइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये जो हमारी बेसिक सेटिंग थी ये अब कंप्लीट हो गया है। जस्ट हमने इसको फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। ओके, बस ये फिनिश हो गई तो अब आपने इधर ये देखिए आपके पास डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन शो कर रहा है कि आपके डेटाबेस का बैकअप वगैरह है। जीरो बैकअप इस टाइम पड़े हुए हैं। अगर आपने बैकअप लेना है तो इधर बैकअप डॉक के ऊपर क्लिक करके ये ले सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक का जो है शो करा रहा है कि कितने अटैक हो गए हैं आपकी साइट के ऊपर। साइट स्कैन का स्टेटस शो करा रहा है क्योंकि अभी अभी हमने एक्टिवेट किया है, तो इसमें फिलहाल इस तरह से नहीं आ रहा है। अब हम इसमें सेटिंग में कुछ चीजें देखते हैं। सेटिंग में सॉरी, फिर मैंने और जगह पे क्लिक कर दिया। सेटिंग में आना है आपने। सेटिंग में आने के बाद इधर एडवांस में आना है और उसके बाद आपने ये देखें आपके पास टैब आ रही है हाइड बैकएंड की, और इधर ये जो हाइड बैकएंड है इसको हमने चेक कर लेना है और इधर आके आपने स्लग दे देना है। जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का लॉगिन का स्लग होता है वो होता है WP एडमिन, जो कि सबको आइडिया होता है। वो WP एडमिन टाइप करके कोई भी आपका डिफरेंट पासवर्ड वगैरह ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए हम बैकएंड को हाइड कर देते हैं कि आपके पास लॉगिन पेज ना आए जब तक कि उनको एक खास स्पेसिफिक यूआरएल का पता ना हो। अभी हम ये चीज़ ट्राई करके देख लेते हैं, फिर आपको चीज़ समझ आएगी। अभी तक हम लॉगिन करने के लिए WP एडमिन लिखते थे, बट अब हम इसका स्लग चेंज करने लगे हैं। वो मैं रखने लगा हूँ फिलहाल के लिए ब्लॉग। आपने कुछ भी अपनी मर्जी का कस्टम बना के रख लेना है, इसको गैस करना थोड़ा सा मुश्किल हो।
ओके, अब हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, अब हम अगर देखें, ये देखें हमारे पास ये क्लास 4 है। हम इसको दूसरे ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं जहां हमारे पास ये लॉगिन नहीं है। मैंने अपना दूसरा ब्राउजर ओपन कर लिया, इसको अब मैं साइट को ओपन कर लेता हूँ। ओके, पहले हम ये कर रहे थे कि जब भी हमने अपने डैशबोर्ड में लॉगिन होना होता था तो उसके लिए हम क्या करते थे, आगे लिखते थे WP एडमिन। क्योंकि आपकी साइट अब वर्डप्रेस में बनी हुई है तो कोई भी गैस कर सकता है WP एडमिन और वो आके लॉगिन अटेम्प्ट कर सकता है। जैसे ही मैंने WP एडमिन लिखा तो ये देखिए नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि हमने उसका स्लग चेंज कर दिया। अब जो है अगर आपने लॉगिन पेज को एक्सेस करना है तो जो आपने वहां पे स्लग यूज किया था वही आप इधर टाइप करेंगे, फिर ही आप जो है ना लॉगिन पेज को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद मैं जो है ना इधर ब्लॉग लिखूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखें, अब हमारे पास ये लॉगिन का पेज आ गया है। अब सिर्फ वही बंदा इसके ऊपर लॉगिन कर सकता है जिसको आपके यूआरएल का पता होगा। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आपने ये लाजमी इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। आपने इसका बैकएंड को हाइड कर देना है। ओके, उसके बाद आपने टूल्स में आ जाना है। टूल में जो यूजर आईडी होती है बाय डिफॉल्ट वो 1 होती है एडमिनिस्ट्रेटर की, तो ये कोई भी गैस कर सकता है और माई एसक्यूएल जंक्शन को यूज कर सकता है। तो उसके लिए हमने ये इसकी आईडी को चेंज कर देना है। तो ये 1 को चेंज करके कोई भी रैंडम सी यूजर की आईडी को अपडेट कर देगा। उसके बाद जो टेबल प्रीफिक्स है इसको भी हम रन कर लेते हैं, टेबल प्रीफिक्स कुछ और ऐड कर देगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जो हमने कर ली। अब हम एक और चीज देख लेते हैं। अब हमारे पास जो साइट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी कर ली, इसकी जो सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह थी वो भी हमने कर ली। अब हमने जस्ट एक चीज करनी है, वो ये है कि अब हमने ये साइट को लाइव करना है। साइट हमारे पास बिल्कुल रेडी हो गई, हमने इसके ऊपर सिक्योरिटी वगैरह भी अप्लाई कर दी, इसके ऊपर हमने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का काम भी कर लिया, एसईओ का काम भी कर लिया। अब हमारी साइट लाइव होने के लिए रेडी है। तो अब हमने इसको लाइव सर्वर के ऊपर किस तरह से माइग्रेट करना है। सो उसके लिए मैनुअल मेथड भी होता है और प्लगइन के थ्रू भी होता है। तो अभी हम जो काम करेंगे वो प्लगइन के थ्रू करेंगे। सो प्लगइन के थ्रू माइग्रेशन करने के लिए आपने अपने डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद प्लगइन्स में आना है और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ओके, अब हमने इधर एक प्लगइन सर्च कर लेना है, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन। अच्छा, ये जो ऑल इन वन का WP माइग्रेशन का प्लगइन है, इसमें एक इशू ये है कि पहले जो आप इससे फ्री वर्जन के साथ बैकअप ले भी सकते थे और रिस्टोर भी कर सकते थे। बट अभी इसकी जो लास्ट अपडेट्स आई है इसके साथ जो है ना, आप बैकअप तो ले लेते हैं बट उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमने क्या किया कि हमारे पास जो इसका ओल्ड वर्जन है वही हम यूज कर लेते हैं और उसके थ्रू जो है ना हम साइट को माइग्रेट कर लेते हैं। जो ये देखें, ये ऑल इन वन का WP माइग्रेशन का प्लगइन है। क्योंकि अब इसके जो अपडेटेड वर्जन है इसको रिस्टोर करने की ऑप्शन इन्होंने ख़त्म कर दी है कि आप जो है ना अपना प्रो वर्जन लें, उसके बाद ही आप जो है ना अपनी साइट को रिस्टोर कर सकते हैं। बट हमारे पास इसका ओल्ड वर्जन है, सो हम अपलोड में जाएंगे, ब्राउज करेंगे और ये प्लगइन जो है इसका ओल्ड वर्जन है, इसको हम अपलोड करके इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे पास जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका, इसको एक्टिवेट प्लगइन कर देंगे।
तो प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद आपने एक बार कैशे वगैरह क्लियर कर लेनी है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन के प्लगइन में आना है और एक्सपोर्ट करना है। ओके, एक्सपोर्ट, उसके बाद एक्सपोर्ट टू, और उसके बाद फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो है ना हमारे प्रिपेयर कर रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है आपकी साइट की साइज के ऊपर कि आपकी साइट का कितना साइज है। ये जितना ज्यादा प्लगइन्स होंगे, जितना ज्यादा थीम्स होंगी, जितने ज्यादा फाइल्स और मीडिया होगा, उतना ज्यादा ये टाइम लेगा। अभी जो है ना ये उसकी आर्काइव फाइल्स वगैरह बना रहा है, ये 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा। तो इतने टाइम में हम देख लेते हैं कि हमने अपने लाइव सर्वर के ऊपर, अपनी होस्टिंग के ऊपर किस तरह से वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करनी है। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी यही चीज देखी थी, अब भी हम दोबारा उसको एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने न्यू टैब खोलनी है, अपने सी पैनल में जाएंगे। सी पैनल, आप जब भी कोई होस्टिंग वगैरह लेते हैं तो वो आपको सी पैनल का लॉगिन्स क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उस सी पैनल का लिंक और लॉगिन्स होते हैं। क्योंकि मैंने अभी इसको लॉगिन किया तो ये हमारे पास डायरेक्ट सी पैनल ओपन हो गया है। सी पैनल होने के बाद, ओपन होने के बाद आपने इस तरह से आपके पास सी पैनल आ जाएगा। इस तरह से ये जो सारी साइट्स होती हैं, चाहे आप कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर यूज कर रहे हो, वो होस्टिंगर हो, साइट ग्राउंड हो, तो ऑलमोस्ट उनकी जो चीजें होती हैं वो सेम ही होती हैं। थोड़ा सीक्वेंस का फर्क हो सकता है, बट चीजें सारी उसमें सेम होती है। तो इसमें आपने आ जाना है सॉफ्ट प्लस ऐप इंस्टॉलर। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। सॉफ्ट प्लस ऐप इंस्टॉलर में आने के बाद हमने सिलेक्ट कर लेना है वर्डप्रेस को। ओके, वर्डप्रेस को सिलेक्ट करने के बाद हमने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ के बाद आपने जो है ना ये HTTPS सिलेक्ट कर लेना है, ये प्रोटोकॉल है। उसके बाद आपने इधर से अपनी डोमेन को सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन सी डोमेन के ऊपर इसको इंस्टॉलेशन करनी है। अब जब आप मेन डोमेन के ऊपर इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे तो ये जो डायरेक्टरी है इसको आपने एम्प्टी रखना है, क्योंकि मेरी जो मेन डोमेन है उसके ऊपर ऑलरेडी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो रखी है। तो इस वजह से मैं मेन डोमेन के ऊपर इंस्टॉलेशन नहीं कर सकता। अभी जो है मैं इसको सब डायरेक्टरी के अंदर आपको जस्ट शो करने के लिए, माइग्रेशन का प्रोसेस समझाने के लिए सब डायरेक्टरी में इसको ऐड कर लेता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ ब्लॉग। उसके बाद आपने अपनी साइट का नेम चूज कर लेना है। फिलहाल के लिए मैं इसको ब्लॉग ही रखता हूँ। एडमिन यूजर नेम, उसके लिए आपने कुछ अच्छा सा यूजर नेम सिलेक्ट कर लेना है। मैं फिलहाल के लिए क्लास 4 रख लेता हूँ। उसके बाद पासवर्ड रखना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ले लेना है। उसके बाद इधर अपनी एडमिन ईमेल दे देनी है, और ये करेक्ट ईमेल देनी है आपने, क्योंकि आपको सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड ईमेल, सारी एडमिन ईमेल आपको इसी मेल के ऊपर रिसीव होनी है। उसके बाद जस्ट आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है ये स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम इसको देख लेते हैं कि हमारी जो बैकअप का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। ये 103 MB का हमारे पास बैकअप क्रिएट हुआ। अब हम इसको डाउनलोड के ऊपर, बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड्स में वर्डप्रेस की फाइल आ गई है। अगर हम डाउनलोड्स में आके देखें तो ये देखें, ये हमारे पास डॉट वर्डप्रेस की एक फाइल आ गई है 102 MB की। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अपने ब्राउजर में वापस आना है जहाँ पे हम अपनी इंस्टॉलेशन कर रहे थे। तो ये हमारी जो इंस्टॉलेशन है ये हमारे पास कंप्लीट हो गई। अगर हम इसका फ्रंट एंड देखें तो ये देखें, ये बेसिक उसमें आ गया। ओके, अब हमने करना क्या है कि अब इसके जो एडमिन लॉगिन है उसको कर लेना है। ओके, तो अब हम इसमें लॉगिन हो गए हैं सक्सेसफुली। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें जो प्लगइन्स वगैरह हैं, फ्रेश इंस्टॉलेशन के बाद आपने करना ये है कि जो बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स वगैरह आ रहे होते हैं हमारे यूज के नहीं है, आपने उनको डिलीट कर देना है, ताकि जब हम वो बैकअप को माइग्रेट करें तो किसी किस्म का उनमें कंट्राक्ट ना आए। उसके बाद पेजेस में आना है। पेजेस में भी आके जो बाय डिफॉल्ट पेजेस आ रहे हैं इनको भी डिलीट कर देना है। उसके बाद पोस्ट में आना है। पोस्ट में भी बाय डिफॉल्ट जो पेजेस आ रहे हैं इनको भी डिलीट कर देना है।
ओके, ये चीजें करने के बाद आपने प्लगइन में आना है और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो पहले प्लगइन हमने किया था वही सेम प्लगइन हम इसमें ब्राउज करके अपलोड कर लेंगे और इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद एक्टिवेट प्लगइन, तो ये हमारे पास प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। अब आपने सेम वही WP माइग्रेशन के प्लगइन में आना है और अब की बार आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर आपके पास इस तरह से विंडो आ जाएगी। इंपोर्ट फ्रॉम सिलेक्ट करेंगे, फाइल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ी हुई है उसको ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना इंपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अभी ये थोड़ा आपके ऊपर, आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपका इंटरनेट कितना फास्ट है, तो ये आपके पास उतना जल्दी इंपोर्ट हो जाएगा। जब तक हमारे पास ये चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, हम थोड़ा सा और सी पैनल को देख लेते हैं कि अगर आपने एक जो होस्टिंग वगैरह है वो कहीं और से ली हुई है, डोमेन वगैरह किसी और से ली हुई है, तो वो आप किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो डोमेन को कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है, उसके लिए आपने जो है ना इधर आ जाना है और यहाँ पे डोमेन सेटअप के ऊपर आ जाना है। इधर आप आके कोई भी डोमेन ऐड कर सकते हैं। डोमेन ऐड ऑन करने का ऑप्शन होता है। ये डीएनएस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि आप जो है ना अपनी जो होस्टिंग है उसके डीएनएस, जहाँ से भी आप होस्टिंग परचेज करते हैं वो आपको इस तरह से अपने होस्टिंग के डीएनएस सर्वर्स देते हैं। आप अपनी होस्टिंग के डीएनएस सर्वर चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आप गूगल के ऊपर आके लिखें डीएनएस और ये देखें डीएनएस चेकर। और इधर से हमने क्या सिलेक्ट करना है, नेम सर्वर सिलेक्ट करना है। इसको इंटर करना है। तो ये देखें ये हमारे पास उसके डीएनएस सर्वर आ गए हैं। जो भी आप होस्टिंग प्रोवाइडर लेते हैं तो वहां से आप जो है ना उनके ये डीएनएस सर्वर जाके अपडेट करने होते हैं अपने डोमेन में। ओके, इससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सर्वर्स लोकेशंस हैं जहाँ पे आपकी साइट लाइव है और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपकी साइट लाइव नहीं है। ओके, तो अभी ये प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो जब आपकी इंपोर्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, आपकी जो फाइल है वो कंप्लीटली अपलोड हो जाएगी, देन इसके उसके बाद इस तरह से आपके पास विंडो आ जाएगी। एक वार्निंग आ रही है कि आपके पास जो ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है वो सारा डिलीट हो जाएगा और आपका ये जो नया इंपोर्ट है वो सारा इधर आ जाएगा। तो आपने इसको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जस्ट ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 1.5 मिनट का। और ये जो सारी फाइल्स हैं ये सारी इंपोर्ट होके आपके पास बैकअप रेडी हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो फाइल्स वगैरह हैं ये रिस्टोर हो रही हैं। आपने जब ये फाइल्स वगैरह रिस्टोर हो रही हो तो आपने पेज वगैरह को रिलोड नहीं करना, साइट को रिलोड नहीं करना जब तक ये खुद ब खुद 100% कंप्लीट नहीं होता। जब तक ये फाइल्स रिस्टोर हो रही हैं, डेटाबेस रिस्टोर हो रही हैं, तो आपने कभी भी अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं करना और उसको रिलोड नहीं करना। तो ये देखें हमारा जो बैकअप था वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब आपने जस्ट इसको क्लोज करना है और अब इसमें हम जाके एक बार साइट को विजिट कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो साइट थी वो लाइव सर्वर के ऊपर माइग्रेट हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो लेक्चर हम इधर तक ही एंड करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप जो है ना फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। बाकी ये जो प्लगइन्स हमने आज की वीडियो में यूज़ किए वो आपको
व्हाट्सएप के जो ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।